तो देखो, जो मोस्टली क्वेश्चन आपके बनते हैं ना क्लाइमेटोलॉजी से, वो यहां से नहीं बनते। वो आपके बनते हैं जो आप पहले पढ़ चुके थे अगली क्लास में। लेकिन स्टिल ये थोड़ा बहुत कभी कभी ना वन लाइनर्स पूछ लेगा कि जरा बताओ कन्वेक्शन रेनफॉल में कौन सा क्लाउड बन जाता है ना। ऑरोग्राफिक रेनफॉल कहाँ देखने को मिलती है नॉर्मली, तो ये सब है। प्लस क्लाइमेटोलॉजी में आपको मैं इस बार ना वर्ल्ड क्लाइमेट सिखाऊंगा। तो वर्ल्ड क्लाइमेट में भी आपसे नेचर पूछता है कि जो हमारे सूडान टाइप क्लाइमेट है उसमें क्या होता है, जो हमारा मेडिटेरियन क्लाइमेट है उसमें क्या होता है। ठीक है, तो इस बार एक क्लास हम उसकी करेंगे, याद रखना। चलो, ओशनोग्राफी दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग कि व्हाट एग्जैक्टली इज ओशनोग्राफी। हमारा ओशनोग्राफी पढ़ने वाले हैं, बहुत बेहतरीन टॉपिक है ओशनोग्राफी हमारा, जहां पर ओशन की गहराइयों में मैं आपको लेके चलने वाला हूं। ठीक, ओशन की गहराइयों में आप दोस्तों जाने वाले। तो जैसे आपको, बहुत ध्यान सुनना, जैसे आपको बाहर पहाड़ देखने को मिलते होंगे, है ना, बड़े बड़े पहाड़ हमारे, प्लेट्यूज, प्लेन एरिया, राइट, हाईलैंड्स हमारे, हिल्स वगैरह, ऐसे ही हमारे पानी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी एक्सप्लोर्ड नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी कि ओशन के अंदर की केवल हमें 5% चीजें पता है बस। ओनली 5%। 95% जो हमारा ओशन है, राइट, उसके अंदर क्या है, कौन से जीव जंतु हैं, राइट, सब कुछ अननोन है अभी। सोचो, 95% ओशन जो है दोस्तों, इट इज येट टू बी एक्सप्लोर्ड। हमें पता ही नहीं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं भाई, क्या क्या चीजें होंगी, वी डोंट नो। ठीक है, आइए। तो दोस्तों, ओशनोग्राफी जरा हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा यहां पर कि जरा अपने को ध्यान ये रखना है दोस्तों, सबसे पहले कि हम जैसे हम मेजर हमारे लैंडफॉर्म्स होते हैं बाहर पानी में, कॉन्टिनेंट्स में, ऐसे ओशन के अंदर भी दो प्रकार के हमारे लैंडफॉर्म होते हैं। एक होता है मेजर लैंडफॉर्म और एक होता है माइनर। यहां से भी सवाल आ रखा है कि कौन सा मेजर लैंडफॉर्म है, कौन सा मेजर लैंडफॉर्म नहीं है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले मेजर लैंडफॉर्म्स में आपका आएगा दोस्तों कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अब ये पानी के अंदर होता है, और इसके नाम में कॉन्टिनेंट क्यों है भैया, अभी बताता हूं मैं आपको। सो फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपका। दूसरा है दोस्तों हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप। तीसरा है एबाइसल प्लेन। एबाइसल प्लेन। और चौथा है दोस्तों कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज। ये हमारे चार मेजर लैंडफॉर्म होते हैं पानी के अंदर। और अगर हम माइनर की बात करें, तो माइनर में आपका हो गया रिज। रिजेस हमारे होते हैं, ट्रेंचेस हमारे होते हैं, ट्रेंचेस, रिजेस। ठीक है, गयाउट्स होते हैं, गयाउट्स। ठीक है, ट्रेंचेस हो गए, रिजेस हो गए, गयाउट्स हो गए। एटॉल्स होते हैं हमारे, एटॉल्स, एटॉल्स, राइट। उसके बाद आपकी रीफ होती है, रीफ। तो ये सारे दोस्तों हमारे माइनर लैंडफॉर्म होते हैं। तो एक आपका हो गया मेजर लैंडफॉर्म, एक आपका हो गया माइनर लैंडफॉर्म। ठीक है, चलो ग्रेट। तो हम इनके बारे में एक एक करके अपने को पढ़ना है, स्पेशली जो आपके मेजर वाले हैं उनके बारे में दोस्तों हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे। और उसके पहले, क्योंकि हम यहां पर पानी की बात कर रहे हैं, तो पहले जरा आपको यह पता हो कि हमारे अर्थ सरफेस पर सबसे ज्यादा पानी कहां पर है। वाटर ऑन अर्थ सरफेस, जो हमारी अर्थ की सरफेस है दोस्तों, अर्थ की सरफेस पर सबसे ज्यादा या कम आपको पानी कहां पर देखने को मिलेगा। आई वॉन्ट यू टू टेक अ गेस, या मुझे आप सोच कर बताओ दोस्तों, सबसे ज्यादा पानी अर्थ के सरफेस पर कहां होगा। ओशन में होगा, वेरी गुड, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, शाबाश। अब बताओ सेकंड नंबर पर कहां होगा, ओशन के अलावा और कहां पे होगा। अक्षय चुपचाप पढ़ लो यार, ओशन के अलावा और कहां पे होगा। सेकंड नंबर पर क्या लगता है, आइस कैप्स में होगा, वेरी गुड। आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में होगा, वेरी गुड। थर्ड नंबर पर कहां होगा, क्या लगता है, थर्ड नंबर पर कहां होगा। ग्लेशियर्स हो चुके हैं भाई, ग्लेशियर्स हो चुके हैं।
ग्राउंड वाटर, वेरी गुड। थर्ड नंबर पर हमारा है ग्राउंड वाटर। व्हाट अबाउट नंबर 4? नंबर 4 पर कौन, क्या लगता है? वेरी गुड, लेक्स। रिवर नहीं, लेक लेक लेक। आपकी दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी लेक्स हैं, समझे? दुनिया में आपकी बहुत बड़ी बड़ी लेक्स हैं, ध्यान रखना। हम्म। ओके, तो लेक्स हमारी हो गई। तो ओशन, आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर, लेक्स। ओके। इनके अलावा नंबर 5 पर सॉइल में, सॉइल मॉइस्चर। ठीक। नंबर 6 पर एटमॉस्फियर। अब नंबर आता है रिवर का आपके सबसे लास्ट में। सोचो। और आपको नॉर्मल पानी कहां देखने को मिलता है? नदियों में देखने को मिलता है। ठीक है, चलो दोस्त। तो वेरी गुड अंश, स्पंदन, प्रिया। ह्यूमन बॉडी, अच्छा। ह्यूमन बॉडी का तो अलग कहानी है कि 70% हमारा पानी है, वो तो अलग कहानी है। एक सेल में आपका 70% पानी होता है, ठीक है, वो तो अलग चीज है। चलो देखो, तो भाइयों, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, 97.25% पानी, सोचो, 97.25% पानी ओशन में है खाली। 2% पानी आइस कैप्स में है। 0.68% पानी ग्राउंड वाटर में है। 0.01% पानी लेक्स में है। 0.005% पानी सॉइल मॉइस्चर में है। 0.001% पानी एटमॉस्फेयर में है। और 0.0001% पानी रिवर्स में। ये परसेंटेज नहीं पूछेगा, बट ये ऑर्डर पूछ लेगा। तो प्लीज ये ऑर्डर ध्यान रखें कि अगर अर्थ सरफेस की हम बात करें कि अर्थ सरफेस पर पानी कहां ज्यादा देखने को मिलता है, तो ओशन में, फिर आइस कैप्स में, फिर ग्राउंड वाटर में, फिर लेक्स में आपके, राइट, फिर हमारे सॉइल मॉइस्चर में, फिर एटमॉस्फेयर में, फिर हमारे रिवर्स में। ये मेरे भाइयों आपका ऑर्डर होता है हमारे पानी का। इस प्रकार से आपको पानी ऐसे मिलता है। ठीक है, चलिए। अब जो मैंने आपको यहां लिखा था कि जब आप पानी से, मेरे भाइयों, जब आप जमीन से आप पानी की तरफ मूव कर रहे हो, इमेजिन करो हम लोग ट्रिप पर गए, है ना? अब ट्रिप भी जाया करेगा बैच में स्कूल की तरह। इमेजिन करो मैं आपको लेकर गया हूं कोरामंडल कोस्ट घुमाने। ठीक है, तो मैं आपको कौन से राज्य लेके गया हूं? तमिलनाडु लेके गया हूं, जहां पर विंटर में बारिश होती है। तो मैं आपको घुमाने दोस्तों कोरामंडल कोस्ट लेकर गया हूं। मस्त हम लोग घूमने गए। तो हम लोग किनारे पर खड़े हैं और पानी में हमने एक छलांग मारी, इंटर किया। तो जो पानी के अंदर हमको जमीन जो हमको फील हो रही है, वही वाला हिस्सा आपका होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। ठीक है, तो जैसे ही आप कॉन्टिनेंट से पानी में कदम रखते हो, तो सबसे पहले आपको जमीन फील होती है, वो होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब ये क्या होती है भैया, समझते हैं। देखो, इसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको सिखाता हूं। फर्स्ट वन इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ मेरे भाइयों, सो इसमें क्या होता है? ये पहले आपका होता है शैलोवेस्ट पार्ट। इट इज द शैलोवेस्ट पार्ट। ओशन का सबसे शैलो पार्ट जो आपका होता है, वो आपका होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये कॉन्टिनेंट का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है। इट इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। हमारे कॉन्टिनेंट का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है दोस्तों कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ध्यान रखेंगे। ठीक। अब इसका जो आपका ग्रेडियंट होता है, या कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो दोस्तों हमारा स्लोप होता है, वो कितना होता है? वो आपका होता है 1 डिग्री या उससे कम, 1 डिग्री और लेस। 1 डिग्री और लेस हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ का दोस्तों स्लोप होता है, जरा ध्यान रखें। ठीक। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो आपकी विड्थ होती है वो वेरी करती है। इसकी विड्थ आपकी वेरी करेगी फ्रॉम वन ओशन टू अनदर। इट वेरीज फ्रॉम वन ओशन टू अनदर। ये आपकी वेरी करती रहेगी आपकी। सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की हमारी विड्थ वेरी करती रहेगी फ्रॉम वन ओशन टू अनदर, ये भी ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में गिवन है ये, कि जो आपकी साइबेरियन शेल्फ है, साइबेरिया कहां पर है? ऊपर, रशिया, ठीक है।
जो हमारी साइबेरियन शेल्फ है वो दुनिया में लार्जेस्ट है, और जो चाइल के पास आपकी शेल्फ है वो सबसे नैरोवेस्ट है। ठीक, क्लियर हो गया एक चीज हमारा। तो मेरे भाइयों, अगर आप पानी से, हम लोग घूमने गए थे पानी में, पहले हमको किनारे पर ब्रीज महसूस हुई, जहां हमने ब्रीज को रिकॉल किया। फिर जैसे हम पानी में इंटर करेंगे हमें मिलेगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो आपका स्लोप होता है वो 1 डिग्री या उससे कम होता है। ठीक, सबसे शैलो पार्ट होता है ओशन का, किनारे पर होता है क्योंकि, और कॉन्टिनेंट का ही एक्सटेंडेड रीजन होता है। ओके, दूसरा दूसरा दोस्तों हमारा आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। सेकंड इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब जो हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप है भाइयों, राइट, इसका अगर मैं बात करूं, शेल्फ के बाद आता है, शेल्फ के बाद आपका आता है दोस्तों, और इसका ग्रेडियंट 2 से 5 डिग्री होता है। इसका स्लोप होता है 2 से 5 डिग्री, राइट। इसकी जो गहराई होती है, डेप्थ होती है, वो 3000 मीटर तक होती है। कहने का मतलब यहां आप नहीं जा पाओगे ऑब्वियसली, किनारे पे ही डूब जाओगे वैसे। शेल्फ में ही नहीं जा पाओगे, स्लोप तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहां पर मिलता है शेल्फ। ठीक, सेल्फ के बाद ये जो आपको दिख रहा है ये आपका स्लोप है, एंड ये राइज होता है, और फिर आपका ये प्लेन होता है। जमीन के अंदर, सॉरी, पानी के अंदर भी आपको प्लेन एरिया मिलते हैं, जिनको हम एबाइसल प्लेन के नाम से जानते हैं। तो ये दो मेन हमारे थे, शेल्फ और स्लोप, राइट। इनके बारे में दोस्तों जरा ध्यान रखें। ठीक, ओके। एक कॉन्सेप्ट हमारा मेन होता है सैलिनिटी का। जब भी हम पानी की बात कर रहे होते हैं, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, सबसे सलीन कौन, ये है, सबसे कम सलीन कौन, फ्रेश वाटर लेक कौन होती है। जब भी वी टॉक अबाउट वाटर वी ऑलवेज टॉक अबाउट सैलिनिटी। व्हाट एग्जैक्टली इज सैलिनिटी भैया? तो सैलिनिटी होने का मतलब ये होता है कि कितना आपके सॉल्ट डिजॉल्व है 1000 ग्राम वाटर में। हाँ, 1000 ग्राम, उसको मतलब हम डिनोट करते हैं उससे। तो सैलिनिटी इज नथिंग बट आपका, व्हाट इज सैलिनिटी? सैलिनिटी आपकी होती है अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड, अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर। 1000 ग्राम सी वाटर में कितना सॉल्ट डिजॉल्व्ड है, इसको बोलेंगे हम सैलिनिटी, जिसको वी डिनोट यूजिंग पीपीटी। एक यूनिट होता है पीपीटी, इसका मतलब होता है पार्ट्स पर थाउजेंड, पार्ट्स पर थाउजेंड्स। ठीक, पार्ट्स पर थाउजेंड, जिसमें हम डिनोट कर रहे होते हैं हमारे सैलिनिटी को दोस्तों। ठीक, अच्छा, अब एक सवाल आपके लिए, सोचने का वक्त आ चुका है गाइस, अपना दिमाग ओपन करें, सोचकर मुझे जवाब ये दो कि जो हमारा नदर्न हेमिस्फेयर है और जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है, कहां के ओशन का टेम्परेचर ज्यादा होता होगा? क्या लगता है, विथ रीजन? हम्म, ऐसे मत बताओ तुक्का वालो, रीजन के साथ बताओ। गुड, आधे लोग का सही है, बाकी लोग तो कुछ भी कुछ भी मार रहे हो। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिकॉज देयर इज मोर लैंड, रवि कुमार वेरी गुड यार। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अपने विंड, आपने विंड बताया था, अच्छा मैंने बता दिया था क्या? नॉर्थ बिकॉज ऑफ मोर लैंड। रोशन जी वेरी गुड यार। अथर्व जी नहीं यार। त्रिशांत, नैन्सी, ओके, नितिन, ठीक है, बाकी लोग का भी सही है। शुभम यार, ये क्या लॉजिक है भाई? हाँ, विंड बोल सकते हो, ठीक है, समझ गया। चलो ग्रेट, बढ़िया। अब मैं इसको एक सवाल बना देता हूं आपके लिए, चलो क्या पता एग्जाम में पूछ ले। तो पहली बात तो ध्यान रखना कि जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर के ओशंस है, ओशंस इन नदर्न हेमिस्फीयर, ये आपके वार्मर होते हैं, आर वार्मर देन दोज ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक,
पहली बात तो ये। अब इसके अगर मैं आप मुझसे रीजन पूछोगे तो बड़ा कॉमन ऑब्वियस रीजन है। पहला रीजन ये है कि नदर्न हेमिस्फेयर में जमीन बहुत ज्यादा है, मोर लैंड मास, मोर लैंड मास इन द नॉर्थ। इसका मतलब क्या हुआ भैया, कैसे? सिंपल सी बात है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कॉन्टिनेंट्स ज्यादा हैं, जमीन बहुत जल्दी हीट अप होगी एज कंपेयर टू वाटर, और उस हीट को आसपास के ओशन में ट्रांसफर कर देगी। तो इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपके ओशन गर्म रहेंगे। ठीक। दूसरा, सेकंड रीजन ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ओशन करंट बहुत ज्यादा है, वार्म वाली। अभी मैं आपको आज पढ़ाऊंगा ओशन करंट्स भी, ठीक है? तो मेरे भाई ओशन करंट्स हमारे जो हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो बहुत गर्म वाले हैं, राइट। वार्म ओशन करंट्स खूब आपको मिलते हैं हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, गल्फ स्ट्रीम, क्रोशियो वगैरह, राइट, सब मैं आपको दिखाऊंगा। प्लस आपको याद होगा जब मैंने आपको आइसोथर्म पढ़ाया था, याद है? आइसोथर्म में क्या होता था भाइयों? आइसोथर्म में जो आपका हमारा ओशन में आइसोथर्म था वो नॉर्थ की तरफ डेविएट हो रहा था। इसका रीजन ये था कि इक्वेटर का गर्म टेम्परेचर ऊपर तक देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर हमारे गर्म ओशन करंट होती। सब आपको अभी याद आ रहा होगा, ठीक है? ध्यान रखना। तो ये आपके दो हमारे रीजन हैं, राइट। दो आपके हमारे रीजंस हैं जिसकी वजह से दोस्तों ये होता है, ज्यादा लैंड मास है, कम ओशन है। इवन विंड का पैटर्न भी जो आपका है, विंड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड सिस्टम, विंड एंड एटमॉस्फेरिक, मतलब सब कुछ आपका एसोसिएटेड है जमीन से ही। जमीन ज्यादा है, सब कुछ आपका अलग है। विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपका उधर अलग है। सो ड्यू टू दीज फैक्टर्स आपके जो ओशंस हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो ज्यादा गर्म होते हैं एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक। तो इस पॉइंट को दोस्तों ध्यान रखना है। अच्छा जी, ओके। अब हमारे तीन फैक्टर्स, अभी मैं इस पे आऊंगा। तीन फैक्टर्स मैंने आपको यहां सिखाए। एक हमारा टेम्परेचर होता है, राइट। कल की क्लास में आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था कि जब हम आसमान में ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज कर रहा होता है इन द वेरी फर्स्ट लेयर। देन हमने पढ़ा फिर अबाउट इन्वर्जन, राइट। ओके। नाउ आज हम क्या सीख रहे हैं दोस्तों? आज हम ये सीख रहे हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है वो जब हम गहराई में जाते हैं तब क्या होता होगा, राइट। अंडर वाटर आप जाओगे तब क्या होगा। तो टेम्परेचर के बारे में ध्यान रखना, जब आप पानी के अंदर जाओगे दोस्तों टेम्परेचर आपका डिक्रीज करता है विथ डेप्थ। टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ डेप्थ। जब आप डेप्थ में जाओगे तो दोस्तों आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है हमारा सैलिनिटी। सैलिनिटी, सैलिनिटी क्या है हमारा? सैलिनिटी आपकी दोस्तों इंक्रीज होगी। सैलिनिटी हमारी इंक्रीज होती है जब आप डेप्थ में जाते हो, गहराई में जाते हो। तो जितना आप नीचे जाओगे उतना पानी उतना ज्यादा आपको सलीन मिलने वाला। तीसरा मेरे भाई आपका है वाटर डेंसिटी। वाटर डेंसिटी, वाटर डेंसिटी में क्या है? वाटर डेंसिटी में आपका दोस्तों है कि आप जब गहराई में जाते हैं तो आपकी वाटर डेंसिटी क्या होती है? वाटर डेंसिटी हमारी इंक्रीज करती है विद डेप्थ। डेप्थ के साथ दोस्तों इंक्रीज करने लगती है हमारी वाटर डेंसिटी। ठीक, ध्यान रखें। अच्छा जी, अब इन्हीं के लिए एक लाइन होती है, राइट। इनके लिए एक लाइन होती है। नॉर्मली क्या होता है भाइयों कि जब आप पानी के अंदर जा रहे होते हैं तो अचानक से ड्रामेटिकली पानी के अंदर जब आप घुस रहे होते हैं तो एक लाइन हम इमेजिनरी मान लेते हैं जिसके बियॉन्ड टेम्परेचर बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली आपके होता है डेंसिटी के साथ, सिमिलरली आपके होता है सैलिनिटी के साथ, कि अचानक से वो चीज आपकी चेंज हो जाती है दोस्तों, राइट। तो जरा समझते हैं ये चीजें हमारी क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपकी, अगर मैं मान लू डेप्थ यहां बनाता हूं आपको, ठीक है? इमेजिन ये हमारा तीन बॉक्स मैंने बना दिया, ठीक है? ये है कि आप नीचे जा रहे हो और गहराई में, ठीक है? अब टेम्परेचर की बात करूंगा मैं। तो टेम्परेचर क्या होता है?
जैसे ही आप अंदर जाओगे, टेम्परेचर आपका अचानक से क्या होगा, इस पॉइंट के बियॉन्ड एकदम डिक्रीज कर जाएगा। और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे थर्मोक्लाइन। सो दिस इज थर्मोक्लाइन, राइट। तो थर्मोक्लाइन क्या है? थर्मोक्लाइन एक वो इमेजिनरी लाइन है, लेयर है, जिसके बियॉन्ड टेम्परेचर बहुत तेजी से डिक्रीज कर जाता है ओशन। ठीक। दूसरा, देन बात करेंगे हम लोग क्या, किसकी बात करेंगे दोस्तों? देन हम बात करेंगे आपके हेलोक्लाइन की, राइट। हेलोक्लाइन की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें आपका हमारा सैलिनिटी क्या होती है दोस्तों, अचानक से डिक्रीज मार देती, सॉरी इंक्रीज मार देती। तो यहां और यहां पे आपकी जो लाइन होगी उसको बोलेंगे हेलोक्लाइन। दिस इज कॉल्ड हेलोक्लाइन। ठीक। एंड देन फिर आपका हमारा वाटर डेंसिटी। ठीक। यानी आपकी अचानक से जब वाटर डेंसिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है उसको बोलते हैं पिक्नोक्लाइन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बता दे रहा हूं क्या है ये सब। पिक्नोक्लाइन क्या है आपकी, जब अचानक से आपकी वाटर की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है उसको बोलते हैं पिक्नोक्लाइन, राइट। तो ये मैंने आपको तीन पॉइंट्स पढ़ाए यहां पर, पिक्नोक्लाइन, हेलोक्लाइन और थर्मोक्लाइन। ये क्या है? पानी के अंदर जब आप जा रहे होंगे डेप्थ में, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बियॉन्ड टेम्परेचर सडनली ड्रॉप कर जाएगा। दैट पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड थर्मोक्लाइन। ये रियल में नहीं होती, इमेजिनरी लाइन है। ठीक। सेकंड, सेकंड हमारा रहता है कि आप एक इमेजिनरी लाइन जिसके बियॉन्ड आपका हमारा सैलिनिटी जो होती है वो आपकी इंक्रीज कर जाती है, इट इज कॉल्ड हेलोक्लाइन। एंड देन वी हैव पिक्नोक्लाइन जिसके बियॉन्ड वाटर डेंसिटी आपकी अचानक से क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, इसको बोलेंगे हम लोग पिक्नोक्लाइन। ठीक। अब जल्दी से मुझे बताओ, दुनिया भर में सेम सैलिनिटी को अगर मैं एक लाइन में जोड़ूं तो उसको मैं कौन सी लाइन बोलूंगा? आइसो, जल्दी। गुड, आइसो हेलाइन। बढ़िया। चलो, तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी दोस्तों। तो सैलिनिटी के बारे में मैंने आपको तीन चीज यहां पढ़ाई। अच्छा, अब कोई आपसे एग्जाम में ये पूछे कि वो हमारे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सैलिनिटी को हमारे अफेक्ट करते हैं, आइए देखते हैं हमारे कौन से आपके वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सैलिनिटी को। सोचो और बताओ मुझे कि ऐसे हमारे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो अफेक्ट करते होंगे सैलिनिटी को ओशन में। ठीक। ओशन में सैलिनिटी को हमारे क्या लगता है दोस्तों, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते होंगे? कहाँ की सैलिनिटी कम, कहाँ की ज्यादा? ओके, थॉइंग ऑफ आइस। सोनू भंडारी तुम वेदरिंग में पहुंच गया क्या? ठीक है।
तो हमारे कुछ फैक्टर्स कौन से होते हैं जो सैलिनिटी को इंपैक्ट करेंगे दोस्तों? राइट, देखते हैं। सबसे पहले आपको हो गया रेट ऑफ इवापोरेशन। सिंपल सी बात है, राइट। रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन, कहां पर कितना पानी इवापोरेट हो रहा है। जितना ज्यादा इवापोरेट होगा सैलिनिटी आपकी होगी, राइट। तो सैलिनिटी डिपेंड करेगी रेट ऑफ इवापोरेशन के ऊपर, पहला फैक्टर। फैक्टर नंबर 2, अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, कि भाई वहां पर नदियां कितनी आ रही हैं, है ना। फ्रेश वाटर कितना आ रहा है, जितना फ्रेश वाटर आएगा उतना कम सलीन होगा। सो अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा, ओशन करंट पर डिपेंड करेगा, ओशन करंट्स पर डिपेंड करेगा दोस्तों, ठीक। उसके अलावा फ्रीजिंग एंड थॉइंग पर डिपेंड करेगा, कि आपका जो अभी सुनने ने बताया, फ्रीजिंग और थॉविंग ऑफ आइस पर डिपेंड करेगा, कि बेसिकली आपके कितने ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कितने फ्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, इन सब पर भी डिपेंड करेगा। और फिर थोड़ा बहुत हवा पर भी डिपेंड करेगा, ठीक। हवा पर भी दोस्तों आपका डिपेंड करने वाला। तो ये सारे हमारे सैलिनिटी हैं, राइट। ये आपके हमारे सैलिनिटी हैं, के फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स पर आपकी सैलिनिटी निर्भर करती है। अब जरा मुझे सोच के बताओ कि जो आपका इक्वेटर का पानी होगा वो सलीन कम होगा एज कंपेयर टू ट्रॉपिक्स, या ज्यादा होगा सलीन? जो हमारा इक्वेटर का पानी है वो सलीन ज्यादा होता है या कम होता है? हम्म। क्या बात है, वाह 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 वाह, वाह भैया। तो आधे लोगों ने बोला है लेस, आधे लोगों ने बोला है मोर, क्योंकि किसी को पता नहीं है। समर जी ने रीजन भी दे दिया भाई, क्या बात है। देखो, प्लीज इसको नोट कर लेंगे दोस्तों, प्लीज इस पॉइंट को नोट करना, कि जो आपका इक्वेटर का पानी है, इक्वेटर का जो पानी है, इक्वेटर का जो पानी है, क्या लिख रहा हूं ये मैं, जो हमारा दोस्तों इक्वेटर का पानी है, इक्वेटर्स वाटर इज लेस सलीन। अब आप बोलोगे भैया इक्वेटर पर तो इवापोरेशन खूब होता है, तो लेस सलीन क्यों है? उसका रीजन ये है कि इक्वेटर पर जितना इवापोरेशन होता है उससे ज्यादा रेनफॉल होता है। रेनफॉल इज मोर एट इक्वेटर एज कंपेयर टू इवापोरेशन, ठीक है। इक्वेटर पर रेनफॉल ज्यादा हो जाती है, इवापोरेशन रेनफॉल के कंपैरिजन में कम होता है। वैसे तो ज्यादा होता है लेकिन एज कंपेयर टू रेनफॉल, एज कंपेयर टू आपका रेनफॉल दोस्तों, इवापोरेशन जो है हमारा वो कम है, रेनफॉल ज्यादा होता है। ड्यू टू दिस इक्वेटर का पानी आपका सलीन है हमारा, राइट। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं आपको कि मोस्ट सलीन बॉडीज हमारी कौन कौन सी हैं, नंबर 1 पर आपका फॉलो करेगा लेक वैन। एक लेक वैन है हमारी, टर्की की लेक, मोस्ट सलीन। फिर आपका आता है डेड सी, ये भी खूब सलीन। देन आता है आपका ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक। देन रेड सी। देन आता है मेडिटेरेनियन सी। क्या भाई, क्या लेके आइए? मिठाई? पक्का घर से लेके आइए या दुकान से लेके आइए? हैं? अरे यहाँ के नहीं, मथुरा के, मथुरा से। पेड़ा? भाई मैं मीठा मीठा बंद कर चुका हूँ। कुछ नहीं होता है इस बात से। नहीं यार, मेरे को फिट होना है भाई। तेरी पीओपी में चलना है, बहुत फिट हो गए। तेरी पीओपी में चलूंगा ना मैं, तो फिर उसके लिए फिट नहीं हो जाऊंगा पहचान नहीं पाते। मैं। तेरे बस 3 महीने रुक, तो 3 महीने में देखना मेरे को। सर देख लिया सर, 3 महीने पहले देख लिया, तो उससे पहले होगी 6 मंथ हो चुके हैं अब तक। शर्म नहीं आ रही है कि दिन रात इंसान यहाँ वो कर रहा है, टाइम मिल रहा है? भाग जा, निकल। आप हाँ बात बस, कर सकते थैंक यू, हाँ मैं दे दूंगा सब। हैं। कहाँ रुक रहे हो? वो उधर ही पहले उनको गया। पीजी, ठीक है।
हाँ ठीक है, चले जाओ। वो डिनर कहाँ हो जाएगा? पक्का? ठीक है, ओके, ध्यान रखो। लेक मैन हो गया हमारा दोस्तों, दूसरा हो गया रेड सी, तीसरा हो गया ग्रेट सॉल्ट लेक, चौथा हो गया रेड सी, राइट, डेड सी और रेड सी, ठीक है। पांचवा हो गया मिडन सी, उसके बाद आता है फिर ब्लैक सी। ब्लैक सी कम सलीन है क्योंकि यहाँ रिवर का फ्रेश वाटर ज्यादा है, तो ये सलिनिटी का हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मोस्ट सलीना आपकी लेक मैन है। तो इन चीजों को, इन फैक्टर्स को दोस्तों कृपया ध्यान में रखेंगे, ठीक है, जल्दी से। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको सिखाई है यहाँ पर, हर एक चीज, हर एक फैक्टर, हर एक चीज यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि कौन सी चीज हमारी क्या है। ओके, एक सवाल मैं बनाता हूं, उस सवाल के माध्यम से मैं एक चीज आपसे और पूछता हूं, उसके बाद फिर हम ओशन करंट पर चलेंगे, ठीक है। सवाल मेरा दोस्तों ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, अभी कुछ डाउट अगर आपको है ना प्लीज यही पूछ लेना, ठीक है, रुक जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट affect the distribution of temperature of ocean water? ठीक, पहला ऑप्शन दे रहा हूं, लॉन्गिट्यूड। दूसरा ऑप्शन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जमीन एंड वाटर, प्रिवेलिंग विंड्स। चौथा, ओशियन करंट। चलो, आई वॉन्ट यू टू टेक अ गेस, या थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेके दिखाओ मुझे कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। डन। ओके, ठीक है, ग्रेट ग्रेट। सो 56% लोग ने खाली सही किया है भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? बहुत सिंपल सा था यार, ये लॉन्गिट्यूड नहीं होगा ना, इट इज लैटिट्यूड यार, इट इज नॉट लॉन्गिट्यूड, इट इज लैटिट्यूड। तो मैं यहां पे आपको लिख दे रहा हूं कौन कौन से हमारे फैक्टर हैं। पहला फैक्टर आपका होता है लैटिट्यूड, ठीक, बाकी तीन फैक्टर आपके ये लिखे हुए हैं, ये दूसरा फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर, ये चौथा फैक्टर। लॉन्गिट्यूड नहीं होगा, लैटिट्यूड होता है आपका। तो
कहीं पर भी सरफेस पर या पानी पर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा चार चीजों पर। लैटिट्यूड पर, ऑब्वियसली 0 डिग्री होगा तो पानी गर्म होगा, पोल्स होंगे तो पानी ठंडे होंगे, राइट। जमीन या पानी का जो भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर डिपेंड करेगा, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, हवाओं पर डिपेंड करेगा, और ओशन करंट पर डिपेंड करेगा। तो ये चार चीजों पर दोस्तों हमारी ये सारी चीजें निर्भर करती हैं या डिपेंड करती हैं। ठीक है, जरा इन चीजों को दोस्तों ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारे ओशन करंट्स पर, कि व्हाट एग्जैक्टली इज हमारा ओशन करंट। ना आपने पूरा पढ़ लिया है यहाँ पर, बस एक चीज आपका बच रहा है कि हमारा ओशन करंट क्या होता है। बिफोर आई कम टू दैट, एक और सवाल आपके लिए मेरा ये है कि ये हमारा प्यारा देश है, राइट, दिस इज बे ऑफ बंगाल, सॉरी, दिस इज अरेबियन सी एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल। मुझे बताओ दोनों में ज्यादा सलीन कौन है, सोच कर बताओ, दोनों में दोस्तों ज्यादा सलीन कौन है। अरेबियन सी, वेरी गुड। तो आप मुझे सोचकर ये भी बता दो कि अगर अरेबियन सी ज्यादा सलीन है तो ज्यादा साइक्लोन कहां पे आएंगे, ज्यादा साइक्लोन कहां पे आएंगे। गुड, बढ़िया, बे ऑफ बंगाल में आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो अरेबियन सी इज मोर सलीन, अरेबियन सी इज मोर सलीन देन बे ऑफ बंगाल, पानी रुका होता है ना वहां पर। ठीक है, चलिए ग्रेट। तो भाइयों ये सारे फैक्टर्स, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहां पर सिखाए हैं, जरा इन सब को ध्यान में रखें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टाइड्स, तो अभी बाद में आएगा। अभी पहले हम सीखेंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर, फिर आएगा वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के दो मूवमेंट हम पढ़ते हैं, ओशन करंट या ओशन वाटर के हम दो मूवमेंट पढ़ते हैं, राइट। ओशन का पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। एक बार गहरी सांस लो और वापस शुरू करो। सो पानी का दोस्तों जब हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, राइट, पानी के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम कहते हैं ओशियन करंट। पानी यहां वहां जब घूमता है, मूव करता है, उसी को हम कहते हैं ओशन करंट। करंट वर्ड का मतलब ये होता है मूवमेंट। जैसे आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट होती है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी हमारा मूव कर रहा होता है, या आपके चार्जेस मूव कर रहे होते हैं। ओशन करंट में क्या होगा, आपका पानी मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड ओशन करंट। अब ओशन करंट डिपेंड किस पे करेगा, पहला फैक्टर तो ये हो गया कि जो हमारा ओशन करंट्स है, ओशन करंट डिपेंड्स ऑन, किन पर डिपेंड करेगा हमारा ओशन करंट। नंबर वन इज आपका कोरिलियस फोर्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कोरिलियस फोर्स, कोरिलियस फोर्स पर आपका डिपेंड करेगा। नंबर टू इज ग्रेविटी, बिल्कुल आपके ग्रेविटी पर भी डिपेंड करेगा। ये जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं कौन किस पर डिपेंड करेगा, सबके ऊपर सवाल बनेंगे, ध्यान रहे। सो नंबर वन इज कोरिलियस फोर्स, नंबर टू इज ग्रेविटी, नंबर थ्री इज हवा, विंड, एंड नंबर फोर इज आपकी जो हमारी सन की हीटिंग है। तो ये आपके चार हमारे फैक्टर हैं जिन पर ओशन करंट डिपेंड करता है, या जो आपके इन्फ्लुएंस होता है, राइट। तो ओशन करंट को आपके हमारे ये दोस्तों इंपैक्ट करेंगे, कोरिलियस फोर्स या आपका डिपेंड करेगा कोरिलियस फोर्स पर, ग्रेविटी पर, विंड पर, हीटिंग पर, राइट। ओके, रोटेशन हो गया, उस पर डिपेंड करेगा, अर्थ का रोटेशन हो रहा है, मतलब कोरिलियस फोर्स का मतलब अर्थ का रोटेशन। एयर प्रेशर पर डिपेंड करेगा, विंड में आ गया आपका एयर प्रेशर। इवन डेंसिटी ऑफ ओशन पर भी डिपेंड करेगा, ध्यान रखना, डेंसिटी ऑफ ओशन पर भी डिपेंड करेगा आपका ओशन करंट। ठीक, बट रिवॉल्यूशन पर डिपेंड नहीं करने वाला। आपके सिविल सर्विसेज में एक सवाल आया था लास्ट टू लास्ट ईयर कि ओशन करंट किस पर, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन करंट को। उसमें एक ऑप्शन था रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, वो गलत था, और अगर आपने उसको एलिमिनेट कर लिया तो फिर आपके तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, एक ही आपका आंसर बचा था। तो ऐसा सवाल भी दोस्तों आपको मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिए।
अब हमें पता है कॉर्लियस फोर्स चीजों को राइट घुमाएगा, लेफ्ट घुमाएगा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं भैया। तो डायरेक्ट हम आते हैं, ओशन करंट दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक आपका ओशन करंट होगा वार्म, और दूसरा हमारा ओशन करंट होगा कोल्ड। गर्म पानी, ठंडा पानी। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये हमारा ग्लोब है, देन गर्म पानी हम किसको बोलेंगे? गर्म पानी हम उस पानी को बोलेंगे जो आपका इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि गर्म पानी कहां पे होगा? इक्वेटर पर होगा ना। तो ऐसा पानी जो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा होगा वो गर्म पानी होगा, और ऐसा पानी जो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा होगा ये आपका ठंडा पानी होगा। दिस विल बी हमारा कोल्ड करंट। सो ये होगा आपका कोल्ड करंट, ठीक। और ये आपका होगा वार्म करंट। दिस विल बी हमारा वार्म करंट। ठीक, कितना आसान है, कितना आसान है याद करना भैया। ठीक है, ओके ग्रेट। तो दिस इज हमारा कोल्ड करंट एंड दिस इज वार्म करंट। अगर मैं इनके बारे में कुछ लिख दूं आपके लिए यहां पर, तो ध्यान रखें, जो आपकी हमारी कोल्ड करंट है, अगर मैं पहले बात करूं कोल्ड करंट की, तो कोल्ड करंट कहां देखने को मिलेगी दोस्तों? कोल्ड करंट आपको देखने को मिलेगी हमारे पोल्स के नजदीक, अराउंड पोल्स। पोल्स के नजदीक आपको कोल्ड करंट देखने को मिलेगी, ठीक। ये वो पानी है जो पोल से मूव करेगा टुवर्ड्स इक्वेटर। पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करने वाले पानी को हम कहते हैं कोल्ड करंट। ये हम ऐसे भी लिख सकता हूं कि हायर लैटिट्यूड से, फ्रॉम हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ जो पानी का मूवमेंट होता है, इसको ही हम दोस्तों कहते हैं कोल्ड करंट। कितना आसान, ठीक। यानी कि जो भाई हो आपका ये पानी होगा, यहां से पानी आ रहा है इधर, राइट। अब बस एक चीज मत भूल जाना कि कॉर्लिस फोर्स इस पानी को इधर घुमा देगा, इस पानी को यहां घुमा देगा, इधर लेफ्ट घुमा देगा, तो पानी आपके घूम जाएंगे। लेकिन कोल्ड करंट होता है जो आपका पोल का ठंडा पानी आ रहा होता है नीचे। नाउ व्हाट अबाउट वार्म करंट? सो वार्म करंट इज वेरी वेरी सिंपल। आपका वो पानी जो इक्वेटर से जाता है पोल की तरफ, इक्वेटर के नजदीक होता है, अराउंड इक्वेटर। ये वो पानी है जो इक्वेटर से जाता है पोल की तरफ भाई, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाता है, या लोअर लैटिट्यूड से, लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जाता है। लोअर लैटिट्यूड से दोस्तों हायर लैटिट्यूड की तरफ जो जाता है उसको भी कहते हैं वार्म करंट। अगर मैं बनाऊं तो आपके यहां का पानी इधर जाएगा, और ये राइट घूम जाएगा, इधर लेफ्ट घूम जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। अब हमारे लिए खास क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है, कि हमें तीन ओशन की ओशन करंट पढ़नी होती है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, और उनके नाम याद करने होते हैं। तो विल स्टार्ट विथ पैसिफिक ओशन, राइट, या अटलांटिक ओशन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जरा मैं ओशन करंट ड्रॉ कर दूं, और ये नाम पूछेगा एग्जाम में। लेट मी ड्रॉ पहले। ये हो गया आपका एक कॉन्टिनेंट, ये हमारा हो गया दूसरा कॉन्टिनेंट, ठीक। ये दोस्तों यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया। होपफुली आप पहचान जाते होंगे कि ओशन कौन सा है बीच में, पानी कौन सा है, ठीक है। अब ये मैंने आपको पास किया इक्वेटर, ठीक। ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ठीक है। अच्छा, बिफोर आई कम टू दिस, आयुष यादव प्लीज अनम्यूट यार, और साथ में जोरावर,
और जीनत खान। अनम्यूट करो जल्दी, हेलो। अनम्यूट करिए चारों। हेलो। हाँ जी, व्हाट्स योर नेम? जी सर, जोरावर बोल रहा हूँ। राहुल जोरावर। जोरावर, कहाँ से हो जोरावर? मैं कोलकाता से। यू आर फ्रॉम कोलकाता, हाँ ओके। जी। जीनत आप कहाँ से हो? जीनत खान आप कहाँ से हो मैम? आवाज नहीं आ रही। आयुष यादव कहाँ से हो? युवराज सिंह सिद्धू कहाँ से हो? यस सर। कहाँ से हो आप? सर पंजाब से सर, चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। वहां पर हाँ जी हालात ठीक है सब? सर। अभी अभी के लिए तो ठीक है सर, मोस्टली ब्लैकआउट के लिए बोलेंगे सर थोड़े टाइम में। आज भी ब्लैक आउट है? हाँ सर, बोला तो है सर, इवनिंग में एनी टाइम हो सकता है सर। ओके ठीक है। जी ठीक है, सर। अब जोरावर और युवराज दोनों लोग मुझे जरा ये बताओ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से कंट्री से पास होता है? होमवर्क दिया था ना? जी सर। जल्दी बताओ। हाँ पलट लो, कॉपी पलट लो। सर यूजुअली 17 कंट्रीज से होता है सर, एंड वाटर बॉडीज भी है सर उसमें। 1 मिनट। सर एग्जैक्टली सर 17 कंट्रीज सर। एग्जैक्टली 17 कंट्रीज। हाँ सर, एंड 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर से जाता होता है सर। हाँ अब देख के बता दो कौन कौन से। 17, नहीं अच्छा बता दो। सर, एग्जैक्ट कंट्रीज नहीं याद सर, पर 3-4 वैसे हम्म याद है सर। होमवर्क दिया था, बाकी लोग किसको पता है? जस्ट लिखो, किसने होमवर्क किया था? सच बताना। देख लो, ये हाल है आप लोग के यार, ऐसे नहीं करो भाई। ठीक है, होमवर्क अगर आप नहीं करके आओगे तो कोई मतलब नहीं है यार। ठीक, युवराज करो यार। चलो, ओके, तो दिस वाज हमारा इक्वेटर। तो फिर से वही होमवर्क है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जरा पहले पढ़ लो, इक्वेटर पर फिर आएंगे। सो ये है हमारा 0 डिग्री के आसपास की लाइन। अब जरा देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप, ये करंट है जिसको वी कॉल नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो यहां से ऐसे जाएगी। एक काम मैं करता हूं, लाल रंग से बना रहा हूं जो भी आपके हैं, येलो कलर में यूज कर रहा हूं जो भी हमारे वार्म करंट है, ठीक है। यहां से दोस्तों आप, ये करंट जाएगी ऐसे राइट की तरफ, इसका नाम होगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, क्योंकि इक्वेटर के पास है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इसलिए। इस करंट का आगे नाम होता है एंटिलीज करंट। पानी ही तो है, पानी का नाम अलग जगह अलग होता है। और आगे इसका नाम होता है गल्फ स्ट्रीम, और आगे इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, ठीक। और आगे ये पानी आपका, इसका नाम होगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। आगे जाकर ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा। एक पार्ट का नाम होगा रेनल करंट, दूसरे का नाम होगा नॉर्वे करंट। रेनल और नॉर्वे, ठीक। ये सारी हमारी दोस्तों वार्म करंट थी अटलांटिक ओशन के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, ओके। दूसरा, ऊपर से पानी आपका नीचे आएगा, यहां से यहां आएगा, एंड दिस विल बी हमारा कैनरी करंट। कैनरी करंट ये आपका कोल्ड करंट है, ठीक। यहां पर ग्रीनलैंड का एक आइलैंड है, ग्रीनलैंड सुना होगा आपने। ऊपर से एक करंट आएगी जिसका नाम होगा ग्रीनलैंड करंट, ग्रीनलैंड करंट, ये भी आपकी कोल्ड करंट। यहां से एक करंट आएगी जिसका नाम है न्यू फाउ आपका लैब्राडोर करंट, इस करंट का नाम है लैब्राडोर, जो कि आपके मिलेगी आपके गल्फ स्ट्रीम्स। कहां पर मिलेगी? न्यू फाउंडलैंड नाम की एक जगह है, थोड़ा और ऊपर है। न्यू फाउंडलैंड नाम की जगह है जहां पर लैब्राडोर आकर मिलती है गल्फ स्ट्रीम्स, ठीक है। तो ये सारी कुछ हमारी इंपॉर्टेंट करंट्स थी। अब अगर मैं सदर्न की बात करूं, तो यहां पर यू विल फाइंड हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट, लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए, दिस इज साउथ इक्वेटोरियल करंट।
ठीक, यहां पर यू फाइंड ब्राजील करंट हमारा। उसके अलावा नीचे से पानी ऊपर जाएगा, यू विल फाइंड फॉकलैंड करंट यहां पर, साउथ अटलांटिक करंट। और आगे जाएगा, दिस विल बी बेंगुला करंट। ठीक, अफ्रीका के पास बेंगुला करंट। तो बस ये नाम याद हो, और ये था हमारा अटलांटिक ओशन। दिस वाज हमारा अटलांटिक ओशन। सो दीज आर द अटलांटिक ओशन के हमारे कोल्ड और वार्म करंट कौन कौन से। दोबारा देखना दोस्तों, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हमारा ऊपर जाएगा, इसका नाम एंटलिस पड़ेगा, और ऊपर जाएगा इसका नाम गल्फ स्ट्रीम पड़ेगा। ये सारी आपकी जो मैंने येलो से ड्रॉ किया है, ये आपके वार्म करंट है। और ऊपर जाएगा तो इक्वेटर का पानी ऊपर जा रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, रनल और नॉर्वे। फिर ऊपर से पानी नीचे आएगा, कैनरी करंट, लेब्राडोर करंट और ग्रीनलैंड करंट। ये इंपॉर्टेंट हमारी करंट, तो और भी बहुत सारी हजारों करंट है, लेकिन कुछ ही हमें याद करनी होती। ये सारे हमारे वार्म करंट है। ठीक, अब जहां पर गर्म पानी और ठंडा पानी मिलते हैं वहां क्या होता है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक, और एक और हमारी काउंटर करंट होती है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, जो ऐसे बहती है, इसी के उल्टा काउंटर करंट। एक हमारी काउंटर करंट भी यहां पर बहती है, तीनों ओशन में, ध्यान रखना। ठीक, अब ये आपको देखो गोल गोल दिख रहा है ना, गोल गोल पानी यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया। ये जो बीच का पानी है, इसको हम बोलते हैं सैरोगैसो सी। इट इज कॉल्ड सैरोगैसो सी। ये बीच का पानी आपका क्या है, बीच का पानी आपका है सैरोगैसो सी। तो जरा ध्यान रखना, दिस बीच का पानी इज सैरोगैसो सी है आपका। ठीक है, ओके। अब जहां पर ये आपके वार्म करंट मिल रहे हैं, यहां पर हो क्या रहा है, लेट मी एक्सप्लेन। तो एक चीज ध्यान रखना, जहां पर कोल्ड और वार्म करंट आपके मिलते हैं दोस्तों, जहां पर कोल्ड और वार्म करंट मिलते हैं, वहां पर यू विल फाइंड फॉगी इन्वायरमेंट। आपको फॉगी इन्वायरमेंट दोस्तों देखने को मिलेगा, जहां पर गर्म और ठंडा करंट मिलता है। दूसरा, नेविगेशन में दिक्कत आएगी, अगर फॉग होगा तो नेविगेशन में दिक्कत आएगी, नेविगेशन में प्रॉब्लम होगी। ठीक, और ऐसी जगह जहां गर्म और कोल्ड करंट मिलती हैं, वहां पर फिशेस बहुत ज्यादा होती, फिशिंग ग्राउंड अच्छा होता है, FISH, हाँ, फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स मौजूद होते हैं जो मछलियां खाती हैं, तो वहां मछलियां खूब सारी आपकी हो जाएंगी। जहां पर भी गर्म और ठंडे पानी मिलेंगे, वहां पर यूल फाइंड खूब सारी मछलियां। ठीक, तो ये न्यू फाउंड लैंड में हुआ क्या था दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया कि इधर से हमारी गल्फ स्ट्रीम जा रही है, गल्फ स्ट्रीम करंट। ठीक, ऊपर से हमारी लैब्राडोर आ रही है, यहां से हमारी लैब्राडोर आ रही है करंट, यहां पर दोनों की मुलाकात हो रही है, राइट, यहां पर मुलाकात हो रही है। अब इस मुलाकात में माहौल फॉगी हो जा रहा है, राइट। तो एक टाइटैनिक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, टाइटैनिक एक शिप था जो मस्त जा रहा था, ठीक, मस्त जा रहा था, सब लोग मजे कर रहे थे। अचानक से यहां पर फॉगी माहौल था न्यू फाउंडलैंड के पास, उनको दिखा नहीं कि एक आइसबर्ग है, और टकरा गई शिप और शिप डूब गई। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि पूरे शिप वाले पेंटिंग देखने में बिजी थे। बाकी की जानकारी के लिए आप मूवी देख सकते हैं। ठीक, बट टाइटैनिक आपके दोस्तों यहीं पर डूबी थी, समझे क्या? बाकी का इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा? बाकी का इन्फॉर्मेशन बाद में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। हरमन जी पूछ लो भाई डाउट, बाकी कुछ दिन में आपको डाउट आईडी मिल जाएगी यार, बताइए। 20 तारीख तक आपको डाउट आईडी एंड सब कुछ मिल जाएगा। बस आपके मेंटर्स का भी हो जाएगा, ब्लैकआउट हो गया आपके यहाँ। ओके, जानवी उसमें बस नहीं पढ़ना, एक एक करके मैं आपको बता दूंगा। उसमें बस अपने को बस, अब जैसे मैं अभी रिज क्या होता है, राइट, वो आप देखोगे जब हम प्लेट बाउंड्रीज आपको पढ़ाऊंगा कि रिजेस हमारे कैसे बनता है। ठीक है, तो वो चीजें आपकी तब आएंगी।
एयरपोर्ट्स बंद हैं, आई नो यार, आई नो आई नो आई नो। सुपर 100 का कल टेस्ट है, लेकिन लेट्स सी। मतलब जो लोग यहाँ से हैं बॉर्डर एरिया से, बहुत लोग जम्मू कश्मीर के थे, बहुत लोग चंडीगढ़ के हैं, पंजाब के हैं, हिमाचल के तो भाई भरे पड़े हैं, राइट, बहुत लोग हैं। लिस्ट आपको शेयर भी की थी मैंने ग्रुप में ना, ठीक है। तो इन लोग को दिक्कत होगी आने में, आई नो, राइट, बट ठीक है। इम्पोर्टेंट इज योर, आप ठीक रहो यार, वो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब कुछ तो होता रहेगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट। तो कोल्ड प्लस वार्म और ये फॉगी एनवायरनमेंट और ये सब, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हमारा कहाँ पे होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे ओशन। यहां बना रहा हूं सेकंड ओशन दोस्तों, हमारा है कौन सा, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन दोस्तों कहाँ होता है, ये हमारा हो गया रशिया चाइना के आसपास का रीजन। दिस इज रशिया चाइना, दिस इज जापान, ठीक। इधर आपका दोस्तों नॉर्थ अमेरिका फिर से आ गया, यहां पर वी हैव साउथ अमेरिका, यहां पर ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक, दिस इज साउथ अमेरिका। अब आपका इक्वेटर ऐसे पास होता है, ठीक है। आइए, सो ये है हमारा दोस्तों पैसिफिक ओशन। अब यहां की करंट ड्रॉ कर लेते हैं, चलो। सबसे पहले आपको यहां मिलेगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, क्योंकि इक्वेटर पर है, नदर्न हेमिस्फेयर। इस करंट का ऊपर जाके नाम पड़ता है दोस्तों जापान के ईस्ट में क्यूरोशियो करंट, क्यूरोशियो। और आगे जाएगा इसका नाम पड़ेगा नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक। और आगे इसका नाम पड़ेगा अलास्का, ध्यान रखना, ठीक। इधर से जाएगा इसका नाम पड़ेगा सुशीमा करंट, सुशीमा। ये सारे हमारे वार्म करंट थे। प्लस ऊपर से पानी आएगा, यहां से एक पानी आएगा ठंडा जिसका नाम है कामा चटका, कामा चटका। ये कामा चटका का प्रोविंस है रशिया का यहां पर, इसलिए उसका नाम है। पानी और नीचे आएगा, इसका नाम है ओखोस्तक, ओखोस्तक। ये आपकी कोल्ड करंट है। यहां से ऊपर से पानी आएगा, क्यूरोशो को मिलेगा, इस पानी का नाम है ओयाशियो। प्लस कैलिफोर्निया करंट यहां पर, कैलिफोर्निया। अब इसका नाम कैलिफोर्निया करंट क्यों पड़ा होगा, यहां पर कैलिफोर्निया का स्टेट है इसलिए। तो ये सारे हमारे कोल्ड और वार्म करंट है इंपॉर्टेंट पैसिफिक ओशन के, ठीक है। नीचे अगर मैं बात करूं आपको, तो ध्यान रहे, यहां पर सबसे पहले यू विल फाइंड साउथ इक्वेटोरियल करंट, हियर यू विल फाइंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये और इधर आएगा, इसका नाम पड़ेगा ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, इसका नाम पड़ेगा ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। फिर नीचे से ऊपर जाएगा दोस्तों आपका हमारा ये, इसका नाम पड़ेगा साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। फिर यहां पर पेरू का देश है, तो यहां के करंट का नाम है पेरुवन करंट या हम्बोल्ट करंट। जब मैं आपको एलिनो पढ़ाऊंगा ना, तो यहां पे देखोगे इसका यूज। सो दिस इज पेरू करंट या फिर आपकी हम्बोल्ट करंट। और ये जो ओशन था दोस्तों, दिस वाज हमारा पैसिफिक ओशन। तो ये पैसिफिक ओशन की दोस्तों हमारी करंट थी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की और सदर्न हेमिस्फीयर की। तो ये जरा ध्यान रहे कि कौन सी करंट हमारी कैसी, ठीक है। ओके, लास्ट हम आएंगे इंडियन ओशन पर। तो इंडियन ओशन में कहानी थोड़ी आपकी होती है डिफरेंट, राइट। जो हमारा इंडियन ओशन है, वहां की अगर आप करंट्स देखोगे या चीजें देखोगे, तो वहां पर आपकी कहानी थोड़ी सी दोस्तों अलग होती है। वहां पर सीजन वाइज डिवीजन होता है, राइट। इंडियन ओशन में क्या होता है, इंडियन ओशन में आपका होता है सीजन वाइज डिवीजन, ओके। उसका मतलब क्या है भैया, उसका मतलब दोस्तों आपका ये होता है कि वहां पर समर में कुछ और चलेगी आपकी हवाएं, और विंटर में कुछ और चलती हैं हवाएं। ड्यू टू दैट आपका जो पानी है उसका मूवमेंट भी आपका ऐसी होता है, राइट। तो समर और विंटर में अलग होता है। तो बस इतना ध्यान रखना कि समर में, बस देखो अंतर क्या है,
अंतर यह है कि समर में इंडियन ओशन में चलेगी आपकी हमारी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, और विंटर में चलती है, विंटर में आपकी चलेगी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड या मॉनसून विंड। बस यही डिफरेंस है दोस्तों, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, यही दो डिफरेंस है आपका, बाकी इसके अलावा और कोई डिफरेंस दोस्तों आपका नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हमारे इंडियन ओशन की जो नदर्न हेमिस्फेयर की करंट्स हैं उनमें और कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन जो सदर्न हेमिस्फेयर होगा, सदर्न हेमिस्फेयर में दोस्तों यहां पर होगा ऑस्ट्रेलिया, तो यहां पर आपकी बहती है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। ठीक, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट दोस्तों आपकी यहां पर बहती। उसके अलावा यहां पर आपकी एक बहती है अगुलाश करंट। राइट, यहां पर आपकी बहेगी ऊपर से एक अगुलाश करंट। बस ये अगुलाश का नाम ध्यान रखना कि अगुलाश करंट कहां की करंट है, इंडियन ओशन की करंट। ठीक, यहां पर आपकी बहेगी साउथ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट। ऊपर बहेगी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और उसी का उल्टा एक बहेगी आपकी काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ये तो मैं आपको बता चुका हूं, हर ओशन में कॉमन है। ठीक, तो इंडियन ओशन में बस ये ध्यान रखना है अपने को कि भारत की तरफ एक एक्स्ट्रा हवा ऐसे जाती है और वो पानी लेकर जाती है, और विंटर में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा हवा ऐसी नीचे आती है और पानी लेकर आती है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड इसका नाम है, या नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट भी बोल सकते हो, या साउथ वेस्ट मानसून करंट बोल सकते हो। बस ध्यान रखना सदर्न इंडियन ओशन का कि एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट बहती है, अगुलाश करंट बहती है, और साउथ इक्वेटोरियल करंट बहती। ये आपकी करंट यहां पर इंपॉर्टेंट है। राइट, साथ में मोजाम्बिक करंट भी एक है, मोजाम्बिक के आसपास। बस अगुलास करंट पूछता है कई बार, वार्म करंट है आपकी कहां पर, यहां पर बहती है, ध्यान रखना। दैट्स इट। तो ये हमारे तीनों ओशन थे। ये था हमारा दोस्तों ओशन करंट क्या होता है, ये आपने पढ़ा। नेक्स्ट टाइड बचता है हमारा, और टाइड पढ़ने के बाद फिर मैं आपको एक जोन सिखाऊंगा, फोटिक जोन क्या होता है, अफोटिक जोन क्या होता है। टाइड के साथ साथ आप एक चीज पढ़ते हो यहां पर, कोरल रीफ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ओशनोग्राफी भी खत्म हो जाता है भाइयों, फिर हम आएंगे मस्त लैंडफॉर्म्स वगैरह पढ़ेंगे। मजा आया है? जापान, अच्छा ये आपके लिए होमवर्क है। जापान के हमारे मेनली 4 आइलैंड हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। इनका ऑर्डर आप देख के आओगे। भैया यूपी के 15 डिस्ट्रिक्ट को हाईलाइट कर दिया है, अभी उसमें लखनऊ भी है, न्यूज में बोल रहे हैं कि ब्लैकआउट हो सकता है। जब तक ब्लैकआउट नहीं हो रहा है पढ़ते रहेंगे। आप कैट क्लास में मिलते हैं। नहीं हिमांशु, उस पे कैसे करेगी, बस हाँ लैटिट्यूड पर करेगी ना, कहाँ पर पानी ठंडा है कहाँ पर पानी गर्म है दोस्त। हम्म, माहौल पूरा लास्ट वाला रिपीट कर दूं, देखो। अरे भाई बनवा ही लोगे क्या। इंडियन ओशन में हम पढ़ते हैं समर और विंटर अलग से। समर में ये रहा, विंटर में आपका ये रहा। ठीक, समर में एक भारत की तरफ हवा आती है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, यही करंट भी होती है। विंटर में इधर से हवा ऐसी नीचे आती है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट। ठीक, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट और साउथ वेस्ट मॉनसून करंट या मॉनसून विंड, वही बात। बस ध्यान रखना, मेन कहानी नीचे होती है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया मान लिया मैंने, समर और विंटर नीचे का सेम रहेगा। राइट, ये आपकी हमारी वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट है जो कि कोल्ड करंट होगी। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट यहां बहती है, समर में भी और विंटर में भी। यहां पर आपकी बहेगी हमारी साउथ इक्वेटोरियल करंट, यहां पर मोजाम्बिक करंट बहती है, अगुलाश करंट बहती है। बस जिसका एरो नीचे है वो वार्म करंट है, जिसका एरो ऊपर है वो कोल्ड करंट है। बस इधर भी सेम, जो यहां बनाया वही सेम है।
इधर अगर देखोगे तो एक काउंटर काउंटर इक्वेटोरियल करंट बहती है, दोनों आपके सीजन में काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो क्या रॉकेट साइंस कुछ थोड़ी ना है इसमें। चलो ओके। तो कहने का मतलब बस, अच्छा ये डिफरेंस हुआ क्यों? बिकॉज इंडियन ओशन में क्या है, आपकी जमीन वैसी है जहां पर समर और विंटर में हवा का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, उसकी वजह से आपकी ओशन करंट हमारी अलग हो जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा ओशन करंट। टाइड्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। और इस वीकेंड में आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा भेजूंगा। बट सबसे देखो, कितनी चीजें मैं करा दूं, कितनी चीजें मैं भेज दूं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैंने आपको पहला होमवर्क दिया था या पहला एडिटोरियल दिया था, अगर आपने अभी तक उसको नहीं पढ़ा है, देन यू हैव एनफ टास्क एट हैंड। ठीक है, तो प्लीज इस चक्कर में मत पढ़ा करो कि कितनी चीजें मैं दे दूं। जो आपको मिल रहा है और हर चीज क्वालिटी कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि बस हम कुछ भी दिए जा रहे हैं तुमको। ठीक है, हर चीज में एफर्ट आपको दिखता होगा, चाहे वो वन पेजर हो, चाहे आपका एडिटोरियल हो, चाहे आगे बहुत चीज आपको देखने को मिलेंगी या क्लासेस हो। तो कृपया करके उनको रिवीजन पर फोकस करो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली देखो, लास्ट महीने में जाकर फिर आप पागल हो जाओगे, यार भैया इतनी चीजें हैं। अभी से अगर आप हर दिन के लेवल पर आधे घंटे रख लोगे रिवीजन का ना, इतना हेल्प करेगा ना आपको लास्ट में जाकर। आपकी खुद की नोट्स होगी, डिजिटल नोट्स, फलाना नोट्स, मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन आपकी खुद की जो नोट्स होगी ना, बहुत हेल्प करेगी आपको लास्ट में। तो कुछ चीजें अलग करो जो बाकी लोग नहीं करते, वो आपको काफी हेल्प करेगा। चलो टेक केयर। गूगल फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, अच्छे से करना। गुड नाइट एंड प्लीज टेक केयर जो लोग बॉर्डर सिटीज में रह रहे हैं। ठीक है, प्लीज टेक केयर। बाय बाय।